आरआरबी एनटीपीसी सॉल्व पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग 125 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। जिसमें पहला सेट जो है ये कंप्लीट कर लिया गया है, दूसरा सेट स्टार्ट होने वाला है। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए दूसरे सेट की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रख। पहला सेट जो है मित्र ये 2020 में जो पूछा गया था उसे मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। दूसरा सेट जो है ये 5 जनवरी 2021 में पूछा गया है वो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को फिर खाली स्थान दिया गया के रूप में संदर्भित किया जाता है। किसके रूप में संदर्भित किया जाता है यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यापार संतुलन। जो भी मित्र बता रहे हैं कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखिएगा एक्सप्लेनेशन लिखा गया है व्यापार संतुलन के बारे में। एक निश्चित समय अवधि में किसी देश के आयात और निर्यात की मौद्रिक मूल्य के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। या कहते हैं जब एक वर्ष में आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है तो इसे व्यापार संतुलन में घाटा। जब एक वर्ष में निर्यात का मूल्य कहा जाए देश के आयात के मूल्य से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन अधिशेष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, आंसर देने की कोशिश करें। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है। तंजावुर का ऐसा कौन सा मंदिर है जो चोल कहा जाए चोल वास्तुकला का उदाहरण है, जिसका निर्माण जो है ये सम्राट राजा राज ने करवाया था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ये राज ने करवाया था, यानी बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बृहदेश्वर मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, पढ़िएगा। लिखा गया बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में बनवाया गया था। यह द्रविड़ शैली के स्थापत्य का आदर्श उदाहरण है। ये भगवान शिव को समर्पित है। इसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। देखिएगा बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। यहाँ लिखा गया है भगवान मारुगन मंदिर। भगवान मारुगन मंदिर जो है इसके बारे में कुछ लिखा गया है। भगवान मारुगन मंदिर का कहा जाए ये कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है। नागनाथ स्वामी मंदिर जो ये कहाँ है, ये भी तमिलनाडु के तिरुनागेश्वरम नामक स्थान पर स्थित है। याद रखिएगा मित्र, एक्सप्लेनेशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं चाइना यानी चीन जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही बता रहे हैं। पढ़िएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंग संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कहा जाए ट्रस्टी परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। यूएनएससी की स्थापना जो एक कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और कहा जाए यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है। यहाँ देखिएगा 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, रूस हो जाएगा और चीन हो जाएगा। इसके 10 अस्थायी सदस्य भी हैं। 5 कहा जाए तो अस्थायी हो जाएंगे और 10 जो है ये अस्थायी हो जाएंगे, जिसे कहा जाए जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए
चुना जाता है। जो अस्थायी होते हैं मित्र, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा केवल 2 वर्षों के लिए इनका चुनाव होता है। भारत को जनवरी 2021 में यूएनएसए के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताइएगा। न्यूरॉन किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, यह आपको बताना है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं डेट राइट, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। डेट राइट जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। पढ़िएगा एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के डेटाइट से सूचना प्राप्त होती है। न्यूरॉन कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्र, क्वेश्चन की संख्या पर आपको फोकस नहीं करना है। क्वेश्चन की संख्या पर फोकस इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसमें बीच बीच में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन हम इस सीरीज में केवल जीके के पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। मैथ और रीजनिंग जो है सर के द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा, तो आप क्वेश्चन की संख्या पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। हम केवल जीके को क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो जो क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं उसका आंसर आपको देना है। सारे क्वेश्चन को करेंगे हम, एक भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं जीके से संबंधित सारे को हम आपके सामने रखेंगे और आपको आंसर बताना है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट डाउन जरूर करिएगा। क्या कह रहे हैं, तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फिलहाल, फिर नंबर पर आपको ध्यान नहीं देना है कि 5 बीच में कहाँ स्किप हो गया। 4 तक मैंने किया था, तो 5 जो है ये रीजनिंग से था, इसे मैंने स्किप कर दिया। इसमें पूछ रहा है तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना वरुसा बिरुप्पा, यानी कहा जाए वर्षा बिरप्पू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बता रहे हो। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा क्या कह रहा है। तमिल नववर्ष को वरुसा बिरप्पू या पुथांडु के नाम से जाना जाता है। तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार ये संक्रांति सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले होती है, तो उस दिन को नए साल का दिन माना जाता है। यदि संक्रांति सूर्यास्त के बाद होती है तो अगले दिन कहा जाए पोथांडु के रूप में मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 अप्रैल को पुथांडु के रूप में मनाया जाता है। केरल में इस उशु नाम से मनाया जाता है। अब देखिएगा, केरल में इसे विशु नाम से मनाया जाता है। विशु वर्ष गुजरात में नववर्ष के फिर आगे लिखा के रूप में मनाया जाता है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि विशु वर्ष गुजरात में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। क्या पूछ रहा है, इनमें कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर, यानी टैक्स जो है ये पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पूंजीगत प्राप्ति के बारे में पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। उन सार्वजनिक प्राप्तियों की पूंजीगत आय कहते हैं जिनसे सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि और सरकार के परिसंपत्तियों में कमी होती है। जैसे पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री से, जनता से उधार लेकर, आरबीआई के माध्यम से बांड जारी करके, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व बैंक से उधार लेकर, ऋणों की वसूली एवं विनिवेश से कहा जाए, ये जो है ये किससे होता है। तो सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं, फिर से आप पढ़ लीजिएगा मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। लिखा गया है, क्वेश्चन पढ़िएगा। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, पढ़िएगा फिर से। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना, इन्हें कहते हैं स्वपोषी।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं स्वपोषी, बिल्कुल सही बता रहे हो। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। स्वपोषी जीव कार्बन डाइऑक्साइड व पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। ये साधारण अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। स्वपोषी सजीवों को खाद्य श्रृंखला में उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत, फिर खाली स्थान दिया गया है, के नाम से जानी जाती है। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत किस नाम से जानी जाती है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है मित्र, सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करना। तो जो भी मित्र बता रहे हैं औसत लागत, बिल्कुल सही बता रहे हो। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, औसत लागत, बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, इसके बारे में क्या लिखा गया है कि औसत लागत उत्पादन की प्रति इकाई कुल उत्पादन की कुल लागत से विभाजित कर प्राप्त की जाती है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत से हमारा तात्पर्य है कि औसत लागत की गणना के लिए सभी निश्चित और अपरिवर्तनीय लागतों को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार इसे प्राप्ति इकाई लागत भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य के लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर, यानी बात करें ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। कोयम्बटूर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तमिलनाडु में कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या में कोयम्बटूर में पाई जाती है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर या दक्षिण भारत का कपड़ा राजधानी के रूप में जाना जाता है। हाल ही में यहाँ की कोवई और कॉटन को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग की मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा। सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदार जीवन शैली के पतन से संबंधित है, बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करें। तो जो भी मित्र बता रहे हैं जलसा घर, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही बता रहे हैं। जलसा घर सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म है जो कि अभिजात जमींदार शैली के पतन से संबंधित है। इन्हें 1985 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मृत्यु से कुछ समय पहले इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान यानी कहा जाए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पाथेर, पांचाली, अपूर, संसार, चारुलता इनकी अन्य प्रसिद्ध फिल्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये मैथ है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है की बात कर रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसमें इनपुट डिवाइस जो है ये पॉल्टर नहीं है। पॉल्टर जो है ये क्या है मित्र, तो ये एक स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। ये इनपुट डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है। देखिएगा एक्सप्लेनेशन लिखा गया है, इनपुट डिवाइस एक इनपुट डिवाइस उपकरण या हार्डवेयर का रूप है जो उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को डाटा, सूचना, नियंत्रण, निर्देश प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। कि बोर्ड कहा जाए कौन कौन है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, लाइन पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, स्कैनर, ग्राफिक, टैबलेट, जॉयस्टिक इत्यादि इनपुट डिवाइस है। जबकि प्रोसेसर जो है क्या है, तो स्टोरेज डिवाइस है जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा जा रहा है। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, यह आपको बताना है। तो याद रखना पूर्वी तट का सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह जो है ये कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि चेन्नई बंदरगाह बिल्कुल सही होगा। देखिएगा एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा गया है। चेन्नई बंदरगाह भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है तथा पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। पूर्वी तट के बंदर का
तूतीकोरिन चेन्नई और एन्नोर तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में और कलकत्ता में कहा जाए कलकत्ता का है पश्चिम बंगाल में, पश्चिमी तट पर के बंदरगाह कंडाला जो कि गुजरात, मुंबई, नवा सेवा महाराष्ट्र, मुर्मुगाओ जो है गोवा में, न्यू गंगलोर जो है ये कर्नाटक में, कोचीन जो है ये केरल, इतने बंदरगाह हैं। 13वां बंदरगाह पोर्ट विलियम अंडमान निकोबार कहा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है ये किसने किया था, यह आपको बताना है। याद रखना, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है ये अली बंधु ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है ये अली बंधु ने किया था, बिल्कुल सही बता रहे हो। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से 1924 की शुरुआत हुई, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के पश्चात ब्रिटेन ने तुर्की से प्राप्त कठोर नीति अपनाते हुए कई निर्णय लिए, जिसमें खलीफा का पद समाप्त करना और तुर्की का विभाजन शामिल था। वर्ष 1919 में अली बंधु द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खिलाफ के पद का पुनः स्थापित करना तथा वहां के धार्मिक क्षेत्रों में प्रतिबंधों को हटाना। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल और मोहम्मद अली ने कामरेड समाचार पत्रों के खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया। आगे चलकर महात्मा गांधी ने आंदोलन से जुड़ने से आंदोलन की लोकप्रियता जो है ये और भी बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा, इसका आंसर आपको बताना है। किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1957 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िएगा, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 20 जनवरी 1957 को पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया, जिसका नाम जो है ये अप्सरा रखा गया। देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि पहला जो है नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब किया गया, तो 20 जनवरी 1957 पर। तो इसका नाम क्या था, तो इसका नाम रखा गया था अप्सरा। इसी दिन BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। BARC के 3 ऑपरेटिंग रिसर्च रिएक्टर हैं, अप्सरा, साइरस और ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है बताइएगा मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्वों का उपयोग किया जाता है? पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्वों का उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं नाइट्रोजन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कुछ। पौधे जड़ द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। पौधों के द्वारा प्रयुक्त पोषक तत्वों में पोषक मुख्य जो है ये कौन सा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, गौण पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, ब्लोडेनम, बोरान और क्लोरीन है। जिसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। नाइट्रोजन जड़, तना, पत्ती की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जड़, तना और पत्तियों के विकास के लिए कौन उत्तरदायी है, तो आप तुरंत बता देंगे कि नाइट्रोजन है मित्र। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है?
याद रखना 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें ऑप्शन नंबर बी, यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष कहा जाए 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान यानी ITI की नृत्य समिति द्वारा बनाया गया था, जो कि यूनेस्को के प्रदर्शन कलाओं का प्रमुख भागीदार है। 1982 में अपनी स्थापना के बाद से अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समिति और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान यानी ITI प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में एक संदेश लिखने के लिए एक उत्कृष्ट नृत्य व्यक्ति का चयन करते हैं। 2020 के संदेश लेखन के लिए दक्षिण अफ्रीका के ग्रेगरी बुयानी माकोमा को चुना गया था। फिलहाल ये 2020 की, इसे आप नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। UN के 8वें महासचिव कौन थे। देखिए 8वें सचिव की बात कर रहा है, सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करना। देखिएगा 8वें पूछेगा तब बान की मून हो जाएगा। 8वें महासचिव जो हैं ये बान की मून हो जाएंगे। लेकिन जब आपसे कहेगा इस समय की बात करें, यानी कहे वर्तमान के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस हैं। वर्तमान की बात करेगा तो आपको एंटोनियो गुटेरस कहना है। लेकिन जब यहाँ 8वें की बात कर रहा है, 8वें महासचिव कौन थे, तो बान की मून, तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। अहमदाबाद वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। देखिएगा भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान कहा जाए गतिविधियों की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। अहमदाबाद में 1967 में प्रायोगिक उपग्रह संचार पृथ्वी स्टेशन चालू किया गया था, जो भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में उभरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मणके जैसे संरचना को क्या कहा जाता है। फूलों के अंडाशय के अंदर जो छोटे छोटे मणके होते हैं, इस संरचना को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीजाणु कहा जाता है। यानी बात करें तो सी आंसर यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे छोटे मणके जैसे संरचना को बीजाणु कहा जाता है। बीजाणु बहुत से पौधों, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ के जीवन चक्र के महत्वपूर्ण भाग होता है। कुछ जीवों के तंतुओं के सिर और बीजाणु धानी बनते हैं, जिनमें बीजाणु पाए जाते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती हैं जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं, जिन्हें अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। UN के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित किया गया था। UN के उस अंग की पहचान करना है जो 1994 में निलंबित कर दिया गया था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी बता रहे हैं, न्यायशीता परिषद, बिल्कुल सही बता रहे हो। न्यायशीता परिषद जो है 1994 में निलंबित कर दिया गया। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों एवं प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। बताइएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों एवं प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं चरखा, बिल्कुल सही बता रहे हो। चरखा इनका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चरखे
चरखे को मशीनों एवं प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। गांधी जी ने चरखे को आज़ादी की लड़ाई में आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बनाया और गांधी जी के अनुसार चरखा एवं वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक भी था। ये महिलाओं की आर्थिक स्थिति के लिए भी, उनकी आज़ादी के लिए थी और उस किसान के लिए भी जो 6 महीने खाली रहता था। स्वतंत्रता कहा जाए, आर्थिक स्वतंत्रता का समाधान बनाया जा सकता था। नेक्स्ट आपके सामने है 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसने प्राप्त किया, उस भारतीय का नाम बताना है। याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। कवि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लंदन में प्रकाशित अपनी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। पहली बार किसी भारतीय को दिए जाने वाला इस पुरस्कार को अधिक महत्व मिला। इस सम्मान ने दुनिया भर में टैगोर की साहित्य प्रतिष्ठा स्थापित हुई। 1915 में टैगोर को साहित्य में सेवाओं के लिए नायडू की उपाधि दी गई, जिसे 1919 के अमृतसर नरसंहार में यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के द्वारा इन्होंने ये उपाधि जो है ये त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में देना और विजया बैंक को इनमें से किस बैंक में विलय कर दिया गया। देना बैंक और विजया बैंक को किस बैंक में विलय कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन जो है कल ही भी था और आज भी है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय कर दिया गया है। ऑप्शन डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। विजया बैंक और देना बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में यानी कहा जाए बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 को विलय कर दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिसंबर 2020 तक देना बैंक को 1770 शाखाओं का एकीकरण पूरा कर लिया और इससे पूर्व सितंबर 2020 में 2028 विजया बैंक की शाखाओं का एकीकरण पूरा कर लिया था। कितना, 2028 किसमें, विजया बैंक का, और 1770 जो है ये देना बैंक का विलय कर लिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 50। क्या पूछा जा रहा है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो 1953 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रही हैं ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया में पेट की अंदरूनी परत को बताने के लिए कहा जाए कौन सी कार्य करता है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बलगम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम करता है। पेट की दीवार के रूप में गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं जो एक एंजाइम पेप्सिन, बलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को स्रावित करने में मदद करती है। जब भोजन पेट के अंदर प्रवेश करता है तो ये HCl भोजन के अंदर मौजूदा रोगाणुओं को मारने में मदद करता है। ये एसिड की क्रिया का कारण बनता है और पेट की भीतरी परत को जला देता है, जो अंत में जलन और दर्द पैदा करता है। पेट की दीवारों और एसिड से बचाने के लिए बलगम स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा लास्ट इन फास्ट आउट, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। लास्ट इन फास्ट आउट जो है LIFO का पूर्ण रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है, पहले खाली स्थान दिया गया है में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था।
पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन जो है राउरकेला स्टील प्लांट में शुभारंभ किया गया किस सन में, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1959 में। बात करें तो सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रही हैं सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा के उत्तर पश्चिमी कहा जाए उत्तर पश्चिम छोर पर समृद्ध खनिज क्षेत्र में स्थित है। यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। देखिएगा यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है कि राउरकेला इस्पात कारखाना जो है ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राउरकेला इस्पात संयंत्र की पहली वात्या भट्टी पार्वती का उद्घाटन किया था। पार्वती का उद्घाटन, पहली वात्या भट्टी जो है कौन था, तो पार्वती का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट आपके सामने है शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन है। शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन है, यह आपको बताना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबा नकवी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सबा नकवी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 64 है। क्या पूछा जा रहा है, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान जो है ये कब शुरू किया गया था, यह आपको बताना है। याद रखना सितंबर 2012 में भारत का पहला 100वां अंतरिक्ष अभियान शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन उससे पहले पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। भारत ने 100वां अंतरिक्ष मिशन सितंबर 2012 में श्रीहरिकोटा से PSLV C-21 के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। वर्तमान में PSLV 53 भी उड़ान में श्रीहरिकोटा के PSLV CS-1 रॉकेट के 28 फरवरी 2021 को ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट के साथ 18 अन्य उपग्रहों का परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है ये किसने किया था। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। पढ़िएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। इसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया, जिसका नेतृत्व जो है ये महात्मा गांधी ने किया। इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था, जिसमें महिलाओं का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था। गांधी जी सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन SS राजपुताना जहाज से गए थे। इस सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर विवाद होने के कारण यह जो है ये असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सी खदान है जो भारतीय खदान, ऐसी कौन सी भारतीय खदान है जो दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जो भी मित्र बता रहे हैं तुम्मालापल्ली खदान बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विशाला आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा विशाला आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है, आंसर मत देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 का पहले बताइए, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। औपनिवेशिक शासन की स्थापना जो है ये निम्न में पहले सबसे पहले कहाँ हुई थी, यह आपको बताना है। तो याद रखना बंगाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ लिखा गया है औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनर्स्थापित करने और भूमि संबंधित अधिकारियों की नई व्यवस्था को लागू करने तथा नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए गए थे। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है।
निम्न में से कौन सी है जो एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस कोसेंट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है, भारत में कहा जाए राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है। भारत में राजनीतिक शब्दावली आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना गया लाल इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुए हरियाणा के पहले विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुए कांग्रेस विधायक गया लाल के लिए उपयुक्त शब्दावली आया राम गया राम तात्कालिक विधायक वीरेंद्र राव द्वारा प्रयोग की गई थी। 9 घंटे के भीतर ही विधायक गया राम ने दो बार पक्ष बदले, कांग्रेस के अंदर और बाहर, और एक पखवाड़े में ही संयुक्त मोर्चे में चले गए। तत्कालीन गृह मंत्री वाई जवाहर ने के बाद संसद में इस मुहावरे का प्रयोग तात्कालिक दल बदलुआ को निरूपित करने के लिए किया गया था। ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है, वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि कार्य के दौरान एक या एक से कम कहा जाए एक से कम समय के लिए कृषि नहीं की जा सकती। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जा सकती। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभूमि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, इसे पढ़िएगा। एक वर्ष कहा जाए एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित भूमि को प्रतिभूमि या वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि को प्रति रखना एवं सांस्कृतिक चलन है। इस विधि द्वारा भूमि की क्षीण उर्वरकता एवं पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। वही भूमि के बारे में लिखा गया है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। कहा गया ये है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या। ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या था, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन था। ऑप्शन जो है आपके सामने है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज। जो भी मित्र बता रहे हैं फ्यूज, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने आ चुका है। अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय वर्धमान का राजा कौन था। अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय वर्धमान का राजा कौन था, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तेजचंद्र। तेजचंद्र जो है मित्र, ये अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा हुआ करता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। गवर्नर जनरल वार्ड कार्नवालिस जो कि 1786 से 1793 तक था, ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। उस समय वर्धमान के राजा महाराजाधिराज बहादुर तेजचंद्र राय थे। 1770 में पिता महाधिराज बहादुर तिलक चंद्र की राय की मृत्यु के समय तेजचंद्र राय उम्र सिर्फ 6 वर्ष थी, इसलिए उनकी माता महारानी विष्णु कुमारी ने दीवान रूप में नारायण चौधरी की मदद से राज्य को संभाला। 1779 से तेजचंद्र राय ने स्वयं ही राज्य को संभाल लिया। 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, उस समय कंपनी का राजस्व व्यवस्था अस्त व्यस्त थी, अतः उसने लगान व्यवस्था में सुधार के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रबंध किया। इस
इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें जमींदारों को भूमि को स्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि का उनका अधिकार पैतृक योग हस्तांतरणीय था। किसानों से भूमि से संबंधित अधिकार छीन लिए गए। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश के बनारस प्रखंड में लागू किया गया था। तो मित्र, इस सेट में केवल इतने ही जीके के क्वेश्चन दिए गए थे। बाकी आपके मैथ और रीजनिंग बचते हैं। 100 क्वेश्चन आपके सामने है। बस यहीं तक जीके और जीएस से संबंधित क्वेश्चन था। मैथ और रीजनिंग का बचता है तो ये सर के द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। और जितने भी जीके के और जीएस के क्वेश्चन थे मैंने पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। किसी क्वेश्चन में डाउट है मित्र तो कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करेंगे। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये सीरीज जो है लगातार चलेगी। ये दूसरी सीरीज है हमारा। इसी तरह हम 125 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। तो मित्र, आज की क्लास में बस इतना ही।